हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे डायरिया, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 4th लेक्चर होने वाला है हम लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है डायरिया की? डायरिया रिफर्स टू फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स अकरिंग मोर देन यूजुअल एंड ऑफन अकम्पनीड बाई अर्जेंसी एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। डायरिया क्या होता है? रिफर्स टू फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, लूज और वाटरी स्टूल्स का आना, अकम्पनीड बाई अर्जेंसी एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब अर्जेंसी होना स्टूल पास करने की एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना। It is a common gastrointestinal symptom that can range from mild to severe and is typically a sign of an underlying digestive issue. So ये क्या होता है? कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होता है, मतलब ये कोई डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होता है। दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जो कि माइल्ड भी हो सकता है फिर सीवियर भी हो सकता है। एंड टिपिकली साइन ऑफ एन अंडरलाइंग डाइजेस्टिव इशू, मतलब कोई भी अगर डाइजेस्टिव इशू है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ डायरिया। डायरिया कितने टाइप्स का होता है? तो बेसिकली डायरिया 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया क्या होता है? लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स। अगर 2 वीक्स से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट डायरिया बोलेंगे। ये किसकी वजह से होता है? ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस लाइक वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फूड पॉइजनिंग, मेडिकेशन साइड इफेक्ट। एक्यूट डायरिया क्या है? अगर 2 वीक से कम का डायरिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट डायरिया। किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शंस, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फिर कोई भी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्यूट डायरिया होता है। देन क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या होता है? लास्टिंग मोर देन 4 वीक्स। अगर 4 वीक्स से ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनिक डायरिया। देन ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, आईबीडी हो गया, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, आईबीएस हो गया, सीलिएक डिजीज हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया। अगर मतलब इन कॉजेज़ की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो वो मोर देन 4 वीक्स तक रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनिक डायरिया बोलेंगे। देन कॉजेज़ देख लेते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कोई मेडिकेशंस हो सकती हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फूड इंटॉलरेंस हो सकती है। इन्फेक्शंस में क्या आएगा हम लोगों का? वही वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। वायरस में क्या आएंगे? सिनोरो वायरस हो गया, बैक्टीरिया में आईजी ई हो गया, एग्जाम्पल क्या है? ई हो गया, साल्मोनेला टाइफी वगैरह हो गया। देन पैरासाइट्स में क्या हो सकते हैं हम लोगों के? सिजियार्टिया हो गया। देन फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर कोई इनहेल कर रहा है या फिर इनहेल कर रहा है अगर कोई भी पर्सन, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकती है। देन मेडिकेशंस जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, लेक्सेटिव्स हो गई, स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट्स हो गए अगर, तो इनकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो वो भी क्या हो सकता है? मतलब डायरिया को कॉज कर सकता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ हो गई, जैसे क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों किस में आती हैं? आईबीडी में आती हैं। देन आईबीएस हो गई, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज़ हो गई। देन फूड इंटॉलरेंस हो सकता है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। देन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर कर सकते हैं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे स्टूल की, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करके देखेंगे, इमेजिंग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीटी स्कैन कर सकते हैं इफ़ इंडिकेटेड, अगर ज़रूरी है तब सीटी स्कैन करेंगे। सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सीटी स्कैन करेंगे। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी हो गया, सिग्मोइडोस्कोपी हो गया, टू विजुलाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑब्टेन बायोप्सीज इफ नेसेसरी। एंडोस्कोपी कब करेंगे हम लोग? अगर मतलब ज़रूरी है, बायोप्सी करनी है या फिर कुछ बायोप्सी की नीड है अगर, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपी कर सकते हैं। या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो उसको विजुलाइज करना है, देखना है कि कहीं पे मतलब डैमेज वगैरह तो नहीं है या फिर कोई और अदर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। देन मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। जैसे डायरिया तो उसमें क्या होगा? फ्लूइड का लॉस होगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना। इसमें क्या करेंगे हम लोग? ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या देना है हम लोग को? ORS देना है। देन मेडिकेशंस में क्या देंगे? जैसे एंटी डायरियल मेडिकेशंस हो गई, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लोप्रामाइड हो गया फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर परसिस्ट कर रहा है पेशेंट को तो हम लोग क्या देंगे? उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेज़,
हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कॉज क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटिंग इन्फेक्शंस एंड मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस लाइक आईबीडी और आईबीएस। आईबीडी क्या है? इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज। आईबीएस क्या है? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। देन डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं। डायरिया में बेसिकली हम लोग ब्रेड डाइट जो होती है वो एडवाइस करते हैं। ब्रेड डाइट में क्या आएगा? बी फॉर बनानास, आर फॉर राइस, ए फॉर एप्पल सॉस एंड टी फॉर टोस्ट। ये जो डाइट है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ड्यूरिंग डायरिया के टाइम पे। तो हम लोग डायरिया के टाइम पे ब्रेड डाइट जो है वो रिकमेंड करते हैं बेसिकली। सो इसमें क्या है? अवॉइडिंग फैटी फूड्स, डेयरी इफ़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको क्या बोलना है कि वो फैटी फूड्स जो है वो अवॉइड करे और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी अवॉइड करे उस दौरान। द ब्रेड डाइट इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग डायरिया स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। मतलब ब्रेड डाइट जो है वो ऑफन रिकमेंड की जाती है डायरिया के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्रेड डाइट। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, हाइड्रेशन स्टेटस एंड वाइटल साइंस। सबसे पहले क्या चेक करना है हम लोग को? फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी स्टूल्स की आ रही है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है स्टूल्स की, हाइड्रेशन स्टेटस क्या है पेशेंट का, वाइटल साइंस उसके नॉर्मल है या नहीं। देन हाइड्रेशन चेक करना है हम लोग को। हाइड्रेशन में क्या करेंगे? एनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, जिसका फ्लूइड इनटेक कितना हो रहा है वो देखना है। देन आईवी फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। इफ़ डिहाइड्रेशन इज सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम लोग क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को। इसमें क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे डाइटरी गाइडेंस, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट जो है वो देखेंगे। बेसिकली ब्रेड डाइट हम लोग जो है वो रिकमेंड करेंगे। देन पेशेंट एजुकेशन, इसमें क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे मेडिकेशन यूसेज, कि जो भी मेडिकेशन दी गई पेशेंट को वो अच्छे से ले रहा है फिर नहीं, क्या यूज़ है उसका। डाइटरी रिकमेंडेशन, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें पेशेंट को एजुकेट करेंगे हम लोग। देन रेफरल, परसिस्टेंट सिम्टम्स, अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स रह रहे हैं, डायरिया लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, क्रोनिक डायरिया की तरफ अगर जा रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट को रेफ़र करेंगे। सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हाई फीवर आ रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं अगर, तो भी पेशेंट को क्या करना है? रेफ़र करना है इन केसेस में। डिहाइड्रेशन साइंस, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड लग रहा है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा है, ड्राई माउथ लग रहा है, डिजीनेस हो रही है पेशेंट को, तो भी क्या करेंगे? उस केस में रेफ़र करेंगे। स्पेशलिस्ट रेफरल, अगर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फॉर क्रोनिक और कॉम्प्लेक्स केसेस, अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक डायरिया हो गया, कॉम्प्लेक्स केस है, तो फिर कहाँ पे रेफ़र करेंगे हम लोग? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास में। देन इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट फॉर परसिस्टेंट इन्फेक्शियस डायरिया, अगर परसिस्टेंट लगातार उसको इन्फेक्शियस डायरिया हो रहा है तो कहाँ पे करेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट जो होता है उसके पास में हम लोग रेफ़र करेंगे पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं डायरिया की? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, देन सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो है वो भी हो सकते हैं पेशेंट को। डिहाइड्रेशन में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स। मतलब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं और ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उसमें डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। माल न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू क्रोनिक डायरिया, अगर किसी को क्रोनिक डायरिया है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इम्यून सिस्टम सप्रेशन, अगर कोई भी पेशेंट है उसमें अगर लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तो उसका क्या होगा? इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं पेशेंट को। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने डायरिया टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।